सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है अल्तमश अहमद। मैं सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, मैं उन्हें जिंदा करता हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है हकीम दूबा ने कैसे किया बादशाह का इलाज। ईरान देश में एक रूमा नामक साम्राज्य था। उस साम्राज्य के बादशाह का नाम ग्रीक था। उस बादशाह को कोढ़ की बीमारी हो गई। इससे वह बड़ा तकलीफ में रहता था। राज्य के वैद्य हकीमों ने अलग अलग तरीकों से उसकी बीमारी दूर करने के उपाय किए, लेकिन उससे बादशाह के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इत्तेफाक से उस साम्राज्य में दूबा नामक एक हकीम आया हुआ था। वह चिकित्सा शास्त्र में लाजवाब था। जड़ी बूटियों के बारे में उस वक्त उससे ज्यादा कोई नहीं जानता था। इसके अलावा वह कई देशों की भाषा जैसे यूनानी, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी इत्यादि अच्छी तरह जानता था। जब उसे मालूम हुआ कि वहां के बादशाह को ऐसी भयंकर कोढ़ की बीमारी है जो किसी हकीम के इलाज से ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसने साम्राज्य में अपने आने की खबर बादशाह के पास भिजवाई और उससे मुलाकात करने की खुद ही ख्वाहिश जताई। बादशाह ने अनुमति दे दी तो वह उसके पास पहुंचा और कायदे के मुताबिक झुककर सलाम करके कहा, जिल्ले इलाही, मैंने सुना है कि साम्राज्य के सभी हकीम आपका इलाज कर चुके हैं और उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ। यदि आप इजाजत दें तो मैं खाने या लगाने की दवा दिए बगैर आपकी बीमारी दूर कर दूं। बादशाह ने कहा, मैं दवाओं से ऊब चुका हूं। अगर तुम बगैर दवा के मुझे अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। इस पर हकीम दूबा ने कहा, इंशाअल्लाह, अल्लाह की रजा से मैं आपको बगैर दवा से ठीक कर दूंगा। मैं कल से ही इलाज शुरू कर दूंगा। हकीम दूबा बादशाह से विदा लेकर अपने ठिकाने पर आया। उसी दिन उसने कोढ़ की दवाओं से बनी हुई एक गेंद और उसी तरह का एक लंबा बल्ला बनवाया और दूसरे दिन बादशाह को यह चीजें देकर कहा कि आप घुड़सवारी की गेंदबाजी यानी पोलो खेलें और इस गेंद बल्ले का प्रयोग करें जो मैं आपके लिए लाया हूं। बादशाह उसके कहने के अनुसार खेल के मैदान में गया। खेल के मैदान में खेल शुरू होने से पहले हकीम ने बताया, यह दवाओं का बना गेंद बल्ला है। आपको जब पसीना आएगा तो दवाएं आपके जिस्म के अंदर जा पाएंगी। जब आपको काफी पसीना आ जाए और दवाएं अच्छी तरह से आपके जिस्म में दाखिल हो जाएं, तो आप गर्म पानी से नहा लें। फिर आपके जिस्म में मेरे दिए हुए कई फायदेमंद दवाओं के तेलों की मालिश होगी। मालिश के बाद आप सो जाइएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि दूसरे दिन उठकर आप खुद को बहुत तंदुरुस्त पाएंगे, बिल्कुल बेमरज। बादशाह यह सुनकर घोड़े पर बैठा और अपने दरबारियों के साथ चौगान यानी पोलो खेलने लगा। वह एक तरफ से उनकी ओर बल्ले से गेंद फेंकता था और वे दूसरी ओर से बादशाह की तरफ गेंद फेंकते थे। इसी तरह खेल होता रहा। गर्मी के कारण बादशाह के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और हकीम की दी हुई गेंद और बल्ले की दवाइयां उसके शरीर में दाखिल होने लगीं। इसके बाद बादशाह ने गर्म पानी से अच्छी तरह मल कर नहाया। तेलों की मालिश और बाकी सारी चीजें जो हकीम ने बताई थीं की गईं। इसके बाद वो सो गए। सोने के बाद दूसरे दिन बादशाह उठा तो उसने अपने शरीर को ऐसा बेमरस पाया जैसे उसे कभी कोढ़ हुआ ही नहीं था।
बादशाह को इस चमत्कारी चिकित्सा से बड़ी हैरानी हुई। वह खुशी खुशी अपने सबसे अच्छे कपड़े और गहने पहनकर दरबार में आकर बैठा। दरबारी लोग पहले से ही मौजूद थे। कुछ ही देर में हकीम दूबा भी आया। उसने देखा कि बादशाह का शरीर सोने की तरह दमक रहा है। अपनी चिकित्सा की सफलता पर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और करीब आकर दरबार की रीति के अनुसार सिंहासन को चूमा। बादशाह ने हकीम को बुलाकर अपने बगल में बिठाया और दरबार के लोगों के बीच हकीम दूबा की बहुत तारीफ की। बादशाह ने उस पर और भी मेहरबानी की और उसे अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया। शाम को दरबार खत्म होने पर जब सारे दरबारी और मुसाहिब चले गए तो बादशाह ने उसे बहुत कीमती राजसी पोशाक दी और 60,000 रुपए इनाम में दिए। इसके बाद भी हकीम की इज्जत रोज बरोज बढ़ती गई। बादशाह सोचता था कि हकीम ने मुझ पर जितना उपकार किया है उसके मुकाबले मैंने उसके लिए अभी कुछ भी नहीं किया है, इसलिए वह उसे रोज कुछ न कुछ इनाम देने लगा। बादशाह का मंत्री शकील हकीम की बढ़ती इज्जत और बादशाह की उस पर मेहरबानी देखकर जलन महसूस करने लगा। वह कई दिन तक सोचता रहा कि हकीम को बादशाह की निगाहों में कैसे गिराऊं। एक दिन एकांत में उसने बादशाह से अर्ज किया कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर आप गुस्सा ना हो। बादशाह ने इजाजत दे दी तो मंत्री ने कहा, आप उस हकीम को इतनी इज्जत व वकार दे रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है। दरबार के लोग और मुसाहिब भी इस बात को गलत समझते हैं। एक विदेशी को जिसके बारे में यहां किसी को कुछ नहीं पता है, इतनी इज्जत देना और भरोसेमंद बनाना ठीक नहीं है। सच्चाई तो यह है कि हकीम दूबा धोखेबाज है। वह आपके दुश्मनों का भेजा हुआ है। वे सब चालाकी करके आपको खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने जवाब दिया, मंत्री, तुम्हें हो क्या गया है जो ऐसी बेबुनियाद बातें कर रहे हो और हकीम को दोषी ठहरा रहे हो? मंत्री ने कहा, सरकार, मैं बगैर सोचे समझे यह बात नहीं कर रहा हूं। मैंने अच्छी तरह पता लगा लिया है यह आदमी भरोसेमंद नहीं है। आपके लिए ठीक यही है कि आप हकीम से सावधान रहें। मैं फिर भी जोर देकर कहता हूं आपसे कि हकीम दूबा अपने देश इसी इरादे से आया है कि वह धोखे से आपका कत्ल कर दे। बादशाह ने कहा, महामंत्री, हकीम दूबा हरगिज ऐसा आदमी नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। तुमने खुद ही देखा है कि मेरी बीमारी किसी और हकीम से ठीक नहीं हो पा रही थी और दूबा ने उसे एक दिन में ही ठीक कर दिया। ऐसी चिकित्सा को चमत्कार के अलावा और क्या कहा जा सकता है? अगर वह मुझे मारना चाहता तो ऐसे कठिन बीमारी से मुझे छुटकारा क्यों दिलाता? उसके बारे में ऐसी सोच रखना गलत है। अपनी सोच को सुधारो। मैं अब उसकी तनख्वाह 3,000 रुपए महीना कर रहा हूं। जानते हो मंत्री, आलिमों का कहना है कि अच्छे लोग वे होते हैं जो अपने ऊपर किए गए जरा सा भी उपकार को जिंदगी भर नहीं भूलते। उसने तो मेरा इतना बड़ा उपकार किया है कि अगर मैंने उसे थोड़ा इनाम और मान सम्मान दे दिया तो तुम उससे जलने क्यों लगे? तुम यह ना समझो कि तुम्हारे द्वारा की गई इस बुराई के कारण मैं उसका उपकार करना छोड़ दूंगा। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे इस वक्त वह कहानी याद आ रही है जिसमें सिंदबाद के बादशाह के वजीर ने शहजादे को सजाए मौत देने से रोका था।
सारी बात सुनकर मंत्री ने कहा, सिंदबाद के बादशाह, यह कौन सी कहानी है? मैं भी उसे सुनना चाहता हूं। बादशाह ग्रीक ने कहानी सुनाना शुरू किया। बादशाह सिंदबाद की सास किसी वजह से सिंदबाद के बेटे से नाराज थी। उसने चालाकी से शहजादे पर ऐसा भयंकर इल्जाम लगाया कि बादशाह ने शहजादे को सजाए मौत देने का आदेश दे दिया। सिंदबाद के वजीर ने बादशाह से गुजारिश किया कि महाराज, इस हुक्म को जल्दी में ना दें। जल्दी का काम शैतान का होता है। सभी धर्मशास्त्रों ने अच्छी तरह से समझे बूझे बगैर किसी काम को करने से मना किया है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी उस भले आदमी जैसा हाल हो जिसने जल्दबाजी में अपने भरोसेमंद तोते को मार दिया और बाद में हमेशा पछताता रहा। बादशाह ने वजीर से कहा, क्या हुआ था उस भले आदमी का? मुझे सुनाओ ये कहानी। इस पर वजीर बोला, इसके लिए आपको अगला भाग देखना होगा। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।